नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल की एक क्लास प्रारंभ कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हम भूगोल के विभिन्न कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। भौतिक भूगोल, उसके बाद आप भारत भूगोल या पर्यावरण भूगोल, इन सारे मुद्दों के बारे में एक एक करके हम एक एक क्लास में पढ़ते जाएंगे। और इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम आज एनसीईआरटी की क्लास 6 के भूगोल की बुक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद धीरे धीरे हम क्लास 6 के बाद एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, फिर 7 के मतलब एक बेसिक से कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। क्योंकि भूगोल में क्या होता है कि मतलब बहुत सामान्य सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और जो कि हमें पता नहीं रहता। अगर आप बहुत ही एडवांस शुरू करेंगे तो आपको उससे पहले उसके छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम बहुत ही बेसिक से भूगोल की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्लास 6 एनसीईआरटी के जो पहला चैप्टर है भूगोल का, वो है सौरमंडल में पृथ्वी। कि पृथ्वी और सौरमंडल के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली बात लिखी हुई है पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में। जैसा कि हमने सुना होगा कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है कि जब हमारा चंद्रमा एक पूरी तरह दिखाई देता है, गोल इस तरह से पूरा चमकीला हो, तो उस रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। और जब जिस रात को पूरा अंधेरा दिखाई देता है, जिस दिन कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उसे हम चंद्रमा कहते हैं। तो ये सब महीने में एक बार ही होता है, महीने में एक दिन पूर्णिमा और एक बार अमावस्या होती है। ये कैसे होती है इसके बारे में जो हम अर्थ रोटेशन के बारे में, अर्थ मूवमेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है। बस एक बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरी तरह दिखाई देता है और अमावस्या के दिन में पूरी तरह रात होती है। अभी एक खगोलीय पिंड के बारे में कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वो सभी वस्तुएं जो रात को आसमान में दिखाई देती हैं चमकती हुई, उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ पिंड जो हैं बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं और गैसों के बने होते हैं, और उनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश भी होता है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। ये बेसिकली तारे की परिभाषा है कि तारा क्या होता है। तारा एक ऐसे खगोलीय पिंड है जो बहुत बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा होती है और प्रकाश होता है, तो इसको हम तारा कहते हैं। और सूर्य क्या है, सूर्य भी एक तारा है। और देखते हैं नक्षत्र मंडल के बारे में लिखा है कि नक्षत्र मंडल क्या होता है। नक्षत्र मंडल के बारे में अगर देखते हैं कि रात्रि में आसमान की ओर जब देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं, यह नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी नक्षत्र मंडल का एक भाग है। नक्षत्र मंडल मतलब बहुत सारे तारे इस तरह से दिखाई देंगे एक ग्रुप में, तो उसको हम एक नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर मतलब क्या है, एक नक्षत्र मंडल है जिसको हम बिग बियर कहते हैं। और एक बहुत ही मतलब प्रचलित नक्षत्र मंडल है, उसको हम बोलते हैं सप्तऋषि या स्मॉल बियर भी उसको कहते हैं। सप्तऋषि क्या है, यह 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। तो कभी प्रश्न आ जाता है कि सप्तऋषि क्या है, तो यह एक नक्षत्र मंडल है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है ध्रुव तारे के बारे में कि ध्रुव तारा क्या है। तो ध्रुव तारा जो है यह उत्तर की दिशा बताता है। प्राचीन समय में क्या है कि लोग इस ध्रुव तारे को देख के ही दिशा का निर्धारण करते थे। जब रात को ट्रेवल करते थे तो उस टाइम तो हमारे पास जीपीएस था नहीं कि वहाँ से देख लेते या फिर कोई रास्ता फाइंड आउट कर लेते, और बहुत ज़्यादा बसावट भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा प्रचलन भी नहीं था लोगों का। तो जो दिशा का निर्धारण होता था रात में, वो ध्रुव तारे को देख के हम पता कर लेते थे कि अच्छा ये नॉर्थ है, तो हम मेरी लोकेशन कहाँ पे और मुझे किधर जाना है। तो जो ध्रुव तारा क्या है, यह उत्तर दिशा को बताता है। ये आसमान में हमेशा एक स्थान पे रहता है। ये बहुत पॉइंट ध्यान रखना है कि ये आसमान में कभी मतलब ये मूवेबल नहीं है कि ये जैसे बाकी चीज़ें गति करती रहती हैं, गति नहीं करता है। ये एक स्थान पे रहता है। और इसको लोकेशन जो है हम सप्तऋषि जो नक्षत्र मंडल है उसके आधार पे पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, इसमें एक तरीका दिया हुआ है कि जैसे ये सप्तऋषि है कि इसमें 4 का इस तरह से एक रहता है संगठन और 3 तारे आगे की तरफ है। कभी आसमान में आप देख लीजिएगा, दिख जाएगा। तो उसमें जो लास्ट के जो तारे हैं अगर उनसे और अपनी नज़रों को मिलाएंगे तो सामने जो एक तारा दिखेगा वो ध्रुव तारा होगा, और ये दिखाएगा कि यह एक उत्तर की दिशा है। तो यहाँ से हमें उत्तर दिशा का निर्धारण होता है, उत्तर दिशा का पता चलता है। तो ये क्वेश्चन सभी पूछा गया था। एक आई थिंक कि टेट का एग्ज़ाम में पूछा गया था कि ध्रुव तारा क्या किस दिशा में रहता है, तो ध्रुव तारा
हमेशा उत्तर दिशा में रहता है, या उत्तर दिशा का तारा किसको कहते हैं, तो ये ध्रुव तारे को कहते हैं। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है कि ध्रुव तारा क्या है, उत्तर दिशा में रहता है, यह उत्तर की दिशा बताता है। अब यहाँ पे ग्रह की परिभाषा ली गई है कि ग्रह क्या है, तो ऐसे पिंड जिनका अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती और वो तारों से प्रकाशित होते हैं, उनको हम ग्रह कहते हैं। तो ग्रह की और तारे में यही अंतर है कि जैसे तारों का अपना खुद की ऊर्जा होती है, खुद का प्रकाश होता है, जबकि जो ग्रह होते हैं वो तारों की ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं, उनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह ग्रह है, यह संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। एक पॉइंट जो ये भी लिखा हुआ है देखिए रोचक तथ्य में कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों तरफ छल्ले हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ गैस के छल्ले पाए जाते हैं। तो वो कौन से ग्रह हैं, बृहस्पति है, शनि है और यूरेनस है। इन ग्रहों के चारों तरफ क्या है, जैसे ये ग्रह है तो इसके चारों तरफ इस तरह से आपको छल्ले दिखाई पड़ते हैं। तो 3 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, जिनके चारों तरफ ये छल्ले पाए जाते हैं गैसों के। अब देख लेते हैं एक बार कि कैसे सौरमंडल के अंतर्गत हमारी पृथ्वी और जो सूर्य है किस तरह से है स्थापित है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, जो सबसे सेंटर में है वो है सूर्य, और उसके बाद सबसे नज़दीक जो ग्रह होता है वह है बुध, जिसको हम बोलते हैं मरकरी इंग्लिश में। तो सबसे नज़दीक ग्रह क्या है, उन्हें बुध। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे शुक्र। पृथ्वी से अगर हम दूरी के बारे में देखते जाएं, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में ग्रहों को उसके दूरी के हिसाब से मतलब संगठित कीजिए, या तो बढ़ते क्रम में पूछ लेगा या घटते क्रम में पूछ लेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, बुध। उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद आती है हमारी पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद आता है बृहस्पति, और उसके बाद आता है शनि, उसके बाद आता है अरुण, और उसके बाद ये वरुण, नेपच्यून। इसको यूरेनस और नेपच्यून कहते हैं। जो एम है उसको हमने ग्रहों की उससे लिस्ट से निकाल दिया है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। एक और इम्पोर्टेंट आता है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, तो ये खगोलीय पिंड होते हैं जो कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गए जो हमारे सौरमंडल की संरचना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखना है कि ग्रह कैसे किस मतलब क्रम में अरेंज हैं। तो ये हो गए हमारे सूर्य से लेके मतलब ग्रहों की दूरी के हिसाब से उनकी व्यवस्थित करेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और ये वरुण। और कुछ डिटेल्स इनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि इधर बहुत सारे डिटेल्स लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद किया जा सके। ये बहुत मैन्यूअल डिटेल्स हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता है, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि जैसे बुध है तो ये सूर्य की तरफ परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है, क्योंकि यह है बुध के जो सूर्य के बहुत नज़दीक है, इसलिए इसका परिक्रमण काल छोटा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसके परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। जैसे शुक्र का 255 दिन हो गया, पृथ्वी का 365 दिन हो गया, जैसे जैसे मतलब बढ़ते जाएंगे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देगा, कुछ ग्रहों का नाम दे देगा, बोलेगा नहीं किसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होगा, तो आप इसको दूरी के हिसाब से मिला लेंगे और देखेंगे जो सबसे ज़्यादा दूर है तो उसका परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होगा। और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक हैं और ये चट्टानों के बने हैं। बाह्य ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं और बड़े आकार में हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। तो आंतरिक ग्रह कौन है, तो यहाँ से देखते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन होता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को जो है इसको हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं और इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है इनको हम बाह्य ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो है मतलब ये लोग जो हैं मतलब ठोस में से बने, चट्टानों से बने, इनको बोला जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चट्टानी ग्रह हैं, और ये जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये क्या है, गैसियस ग्रह हैं, गैसों से बने हैं, लिक्विड पदार्थों से बने हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से, ये चट्टानी ग्रह है और ये गैसियस ग्रह है। तो ये भी पॉइंट्स ध्यान रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो जनरली कई बार एग्जाम में पूछ दी जाती हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है।
तो इसलिए ध्यान रखना है कि ये आंतरिक ग्रह इनको बोलते हैं क्योंकि चट्टानों से बने, इनको बाह्य ग्रह बोलते हैं क्योंकि ये गैसियस पदार्थों से बने। और ये जो हमने बात किया था कि ग्रहों के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं, तो ये है शनि। देखिए शनि के चारों तरफ ये छल्लेदार जगह बनाई गई है, इसकी तरफ गैस के छल्ले पाए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। तो हमने अभी तक पढ़ लिया आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह और सूर्य के चारों तरफ कौन कौन से ग्रह हैं और उनकी दूरी के हिसाब से। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारा पृथ्वी के सहचर है और यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। सौरमंडल क्या है? तो सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर जो है ये सारे मिलकर सौरमंडल का निर्माण करता है और जिनका मुखिया जो है सूर्य है। सूर्य जो है कैसा है? तो सूर्य गैसों से बना है, ये भी ध्यान रखना है। मतलब जनरली सबको आइडिया है, बट फिर भी एक बार माइंड में रखना है कि सूर्य क्या है? गैसों से बना है। और इसका जो इसके अंदर जो खिंचाव बल है, और यह क्या है? सारे सौरमंडल को एक दूसरे से बांधे रखता है। और सौरमंडल में जो प्रकाश का जो स्रोत है, ऊष्मा का जो स्रोत है, वह है सूर्य। सूर्य ही जो है सौरमंडल का एकमात्र प्रकाश और ऊष्मा का स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। दूरी ऐसे पूछता नहीं है, बट थोड़ा जनरल आइडिया होना चाहिए कि सूर्य से और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार जैसे हमने देखा था पिक्चर में, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनको याद रखने के लिए एक न्यूमोनिक्स भी है, ये भी नोट कर लीजिए। क्या न्यूमोनिक्स है? ट्रिक्स है कि माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई से हो गया हमारा मरकरी, वी से हो गया, तो वी से हो गया वीनस, उसके बाद ई से हो गया अर्थ। तो माई से हम याद रखना है, से मार्स, ये आपका मरकरी हो गया जिसको हम बुध बोलते हैं। उसके बाद वी से वीनस हो गया जिसको हम शुक्र बोलते हैं। उसके बाद ई से इफिशिएंट से जिससे हो गया अपना अर्थ। उसके बाद एम से हो गया जो एम से मदर है, इससे हम इसको बोलते हैं मार्स। मार्स का मतलब मंगल। जे से हो गया जुपिटर, और एस से हो गया सैटर्न, यू से हो गया यूरेनस, एन से हो गया नेपच्यून। तो नेपच्यून तो ग्रह से बाहर है। तो ये जस्ट ट्रिक है कि माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इससे हम जो है सूर्य से ग्रहों की दूरी के हिसाब से, उनकी जो कक्षाएं हैं उनके हिसाब से उनको याद रखते हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। और इसमें से भी जो माई वेरी इफिशिएंट मदर तक जो है आंतरिक ग्रह हैं, और जस्ट सर्व्ड अस नट्स जो है बाहरी ग्रह हैं। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना है। और ये जो ग्रह हैं ये सौरमंडल के चारों तरफ क्या है? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में फैले हुए हैं और इसी कक्षा में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, जो कि हमने अभी बात किया था कि बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो वो है बुध। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में 88 डेज लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये क्या है? ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि निम्न में से पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहा जाता है? ये जुड़वा ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो वो है शुक्र। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है। तो ये दोनों भी एकदम पॉइंट्स ध्यान रखना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो है बुध, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है? शुक्र को बोला जाता है, क्योंकि आकृति और आकार में जस्ट पृथ्वी के समान है। एक बात जो हमने प्लूटो के बारे में बात की थी कि प्लूटो क्या है कि मतलब इसको निकाल दिया गया था ग्रहों से। तो कब निकाला गया था? तो 2006 में निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन द्वारा 2006 में निर्णय लिया गया था, और इसको प्लूटो को बौना ग्रह का दर्जा दे दिया गया था। इसके साथ ही ये UB313 ये सब ग्रह भी थे, लेकिन इनका मेन है प्लूटो। प्लूटो को पहले इसलिए हम पहले बोलते थे कि 9 ग्रह, तो 9 ग्रहों से जो प्लूटो को उसके ग्रह की श्रेणी से निकाल के बौनों ग्रह का दर्जा दे दिया गया। तो इसलिए ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्स में कि निम्न में से बौना ग्रह किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं प्लूटो को बोलते हैं। और पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। तो जो सूर्य से पृथ्वी की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है,
कि बुध शुक्र पृथ्वी, तो तीसरे नंबर पृथ्वी आता है। तो सूर्य से जो है दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और आकार में यह पांचवा ग्रह है। तो जनरली ये दूरी के हिसाब से पूछ लेता है कि दूरी के हिसाब से मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के लिए, या फिर डायरेक्टली पूछ लेता है कि यह तीसरे कौन से नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है और आकार में यह पाँचवें नंबर में आता है। पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इस आकार को हम भूभाग कहते हैं। एक और पॉइंट सीधा लिखा हुआ है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये ध्यान रखना है कि जो प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और यह जो है पृथ्वी तक जो सूर्य से एक प्रकाश आता है पृथ्वी को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट लगता है। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, लेकिन ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कंपटीशन में, इसलिए एकदम इनको ध्यान रखना है। छोटे छोटे इनको इग्नोर नहीं करना कि 6 की किताब है तो इससे कोई मतलब बहुत नहीं पूछेगा। अभी ये हमने बताया ना, जितने सारे ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कंपटीशन में और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे प्रकाश की चाल क्या है, तो प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और जो पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो प्रकाश का जो समय लगता है वो 8 मिनट लगता है। जो सूर्य से जो पृथ्वी जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है दूरी के हिसाब से, कि सूर्य से अगर दूरी की बढ़ते में जाए तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है, आकार में यह पांचवा ग्रह है। ये भी जो फैक्ट है ये पूछा जाता है कि आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, तो इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से नीला ग्रह कौन है, तो पृथ्वी है। तो ये सारे प्रश्न जो हैं ये सब पूछा हो गया। क्यों नीला ग्रह क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इसके 2/3 भाग पे जो ये 2/3 पार्ट है ये सारे पूरा क्या है, पानी से गिरा हुआ है। एक पार्ट ही जो है लैंड है, इसलिए क्या है, इस पानी की वजह से ऊपर से देखने पे ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी का सिर्फ केवल एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। उपग्रह क्या होता है, उपग्रह ऐसे मतलब खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, इनको हम बोलते हैं उपग्रह। तो हमारा पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह एक ही है, वो है चंद्रमा। इसके अलावा हमने बहुत सारे तो कृत्रिम उपग्रह भेजे गए थे, आपने न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं कि स्टूसेट, तो आपका बहुत सारे सेटेलाइट भेजे जाते हैं, कम्युनिकेशन सेटेलाइट भेजा जाता है, या फिर जियो अर्थ ऑर्बिट में मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में, अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे इस तरह के हैं कि आपका उपग्रह भेजा जाता है। और उसका पर्पज़ यही होता है कि कोई कुछ जैसे उपग्रह होते हैं जो पृथ्वी की ऊपर से जो जीपीएस प्रणाली है उसके लिए होता है, कुछ जो है मॉनिटर करने के लिए होता है कि पृथ्वी पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं उनको देखने के लिए, कुछ कम्युनिकेशन सिग्नल्स के लिए कि यहाँ से वहाँ हम बात कर रहे हैं तो सेटेलाइट उसके लिए आता है। तो उन सब चीज़ों के लिए भेजे जाते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो इसलिए हमारी पृथ्वी का केवल जो कृत्रिम उपग्रह तो बहुत सारे भेजे जाते हैं, जो प्राकृतिक उपग्रह वो एक चंद्रमा है। और एक और इधर तथ्य लिखा हुआ है कि नील आर्मस्ट्रांग जो पहले व्यक्ति थे, इन्होंने जुलाई 1969 में सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कौन पहुंचा था, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। यहाँ पे लिखा है कि लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। तो इस तरह से पूछते नहीं हैं, बट फिर भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कुछ उपग्रह के नाम लिखेंगे कि इनसेट, IRS, एडुसेट, इस तरह के मतलब बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। इस तरह के उपग्रह पूछे जाते हैं। आपने सुना होगा GSLV, PSLV, JSLV Mark 3, ये सारे जो रॉकेट हैं जिनकी वजह से हम उपग्रहों को पृथ्वी कक्षा में स्थापित करते हैं। तो इस तरह से हमने ग्रह उपग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़ा। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगा लेता है। मतलब ये हो गए पृथ्वी और इसके चारों तरफ से 27 दिन लगा लिए, 27 दिन। और इसके साथ ही ये अपने खुद के अक्ष पे भी एक चक्कर घूम जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि हम पृथ्वी पर चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो साथ में भी घूम जाता है और चारों तरफ भी घूम जाता है, तो हम हमेशा उसका एक भाग ही देख पाते हैं। जो एक और चीज़ें देखेंगे कि चंद्रमा पे बहुत सारे, अगर जो पूर्णिमा का दिन होता है उस टाइम देखेंगे कुछ थोड़ा सा उसके ऊपर गड्ढे इस तरह की कुछ छाया टाइप का चीज़ें दिखाई देती हैं। तो क्या है, तो यहाँ ना तो पानी है ना इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं। तो जो कि इसकी वजह से वह पर्वत है तो उसकी छाया बनेगी, तो इसकी वजह से हम चंद्रमा की सतह पर कुछ इस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं।
अब एक बहुत ही ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये भी है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। तो क्षुद्र ग्रह भी क्या होते हैं, ये अभी एक खगोलीय पिंड होते हैं और यह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। और ये जैसे कि बाकी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है, इसी तरह ये भी चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये इनकी संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो यह मंगल और बृहस्पति की बीच में पाए जाते हैं। ये फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में पाए जाते हैं। और ये उत्पन्न कैसे में, तो ये ग्रहों के अंदर विस्फोट के बाद उनसे टूट के अलग हुए हैं, तो इस तरह से हुआ एक क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट बन गई है। तो यही पूछा जाता है प्रश्न कि क्षुद्र ग्रह की बेल्ट कहाँ पाई जाती है, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाई जाती है। अभी उल्का पिंड तो अभी आपने सुना भी होगा, अभी न्यूज में था कि जो राजस्थान और महाराष्ट्र के अंतर्गत तो आसमान में कुछ उड़ते हुए दिखाई दिए कि ऊपर से कुछ टूट के गिरा रहा है। तो उसी तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम उल्का पिंड कहते हैं। तो उल्का पिंड क्या हो गई, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि सूर्य के चारों तरफ इस तरह चक्कर लगा रहे हैं और लगाते लगाते ये क्या है, कक्षा से बाहर आ जाते हैं। जब कक्षा से बाहर आते हैं तो गिरने लग जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की तरफ। जब पृथ्वी की तरफ गिरने लग जाते हैं तो बहुत सारा घर्षण होता है। घर्षण होने की वजह से क्या होता है कि इसकी कुछ पदार्थ है पीछे की तरफ कंसंट्रेट होने लग जाते हैं और फिर ये इनके अंदर आग लग जाती है। और आग लगने के कारण क्या है, ये जलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इतना स्पीड से नीचे करेगा तो उसमें एनर्जी पैदा होगी और घर्षण की वजह से उसमें ऊष्मा होगी और फिर वो जलने लग जाते हैं और इसी कारण उसको चमकदार दिखाई देते हैं और इनको हम उल्का पिंड कहते हैं। तो कई बार सुना होगा, देखा होगा आसमान में गिरते हुए, और ये अभी जो वर्तमान में दिखाए गए हैं क्या है, सब उल्का पिंड थे जो पृथ्वी की तरह गिरते हैं और पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। तो ये हो गए उल्का पिंड। तो उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह के अंतर समझ में आ गया होगा कि उल्का पिंड जो है इस नॉर्मल चक्कर लगाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है, वहाँ के बीच में वहाँ पे पाए जाते हैं और वहाँ पे सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। अभी आकाशगंगा के बारे में बात किया गया है कि आकाशगंगा क्या है। तो इसमें लिखा है कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है। यह क्या है, इसे हम आकाशगंगा कहते हैं। सौरमंडल भी आकाशगंगा का ही एक भाग है। और इसके अलावा आकाशगंगा जो है करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। और आकाशगंगाएं, बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलके क्या है, एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। बेसिकली जब बहुत सारा तारामंडल मिलेगा और एक आकृति का निर्माण करेगा उसको आकाशगंगा कहते हैं। और बहुत सारे आकाशगंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से एक ब्रह्मांड बनता है। और इधर एक बनाया गया है आपको समझने के लिए कि सबसे पहले हम आते हैं लोग पृथ्वी, और पृथ्वी की तरह बहुत सारे ग्रह मिलके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे सौरमंडल मिलके क्या है, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे आकाशगंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस पार्ट में निवास करते हैं और हम किसके पार्ट में, हम ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है जो पृथ्वी। और बहुत सारे जो पृथ्वी क्या है ग्रह, तो बहुत सारे ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। बहुत सारे सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और बहुत सारी आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इस तरह से रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है कि रीजनिंग में जैसे दिया रहता है ना कि ये इसका गोला बना के, अभी हो सकता है पृथ्वी इस तरह बना दिया, बीच में लिख दिया सौरमंडल, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट मैच करने के लिए इस तरह से आपको रीजनिंग भी पूछा जा सकता है। ये चीज़ बनाया है जो, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कौन किसका भाग है। तो आई थिंक जो है हमने चैप्टर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया गया है। और जो भी इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हमने हाईलाइट किया और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की है। और ध्यान रखना है जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे कि जो सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उसी तरह जो है ये उत्तर का तारा जो है उसको हम बोलते हैं, जो बात कर रहे थे कि यहाँ पे जैसे ध्रुव तारा जो, इसको उत्तर का तारा हम बोलते हैं। एक पूरब का तारा भी भोर का तारा बोलते हैं, वो शुक्र को बोलते हैं। तो ये चीज़ फैक्ट दोनों ध्यान रखना है कि उत्तर का तारा को जो हम ध्रुव तारे को उत्तर का तारा बोलते हैं, जो भोर का तारा बोलते हैं उसको हम शुक्र को बोलते हैं, भोर का तारा। और इसके अलावा जो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों को व्यवस्थित करने हमने सीखा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और ये सब अरुण, ये सारे ग्रह जो हैं पृथ्वी से सूर्य से दूरी से बढ़ते
मतलब ऑर्डर में हैं। और इसके अलावा जो एक और बात पढ़ी थी हमने कि जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब आंतरिक ग्रह हो गए। और यहाँ से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है ये बाह्य ग्रह, क्योंकि ये गैसों से बने और ये सब चट्टानों से बने। तो ये फैक्ट भी था, वो भी हमने पढ़ लिया। और ये जो ट्रिक्स है कि माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये नोट कर लीजिए, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये कई बार पूछता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। और एक ये इंपॉर्टेंट कि बौना ग्रह किसको बोलते हैं, तो प्लूटो को बोलते हैं। और इस तरह से हमने इसको रिवाइज भी कर लिया ऑलमोस्ट। और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट की जो भी क्या चीज़ें इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं। तो चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। कुछ एमसीक्यू भी कर लेते हैं हम, अभ्यास प्रश्न, जैसे कि किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र को जाना जाता है। इसके अलावा सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, पृथ्वी है। उसके बाद क्या है कि सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार के पथ पे चक्कर लगाते हैं, तो ये जो है ग्रह जो है दिग्वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ध्रुव तारे की दिशा का ज्ञान होता है, उत्तर तारे की दिशा का ज्ञान होता है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। इस तरह से हमने एक एमसीक्यू भी अटेम्प्ट कर लिया, जो कि बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्लास थी और बहुत ही ज़रूरी क्लास थी। आगे क्लास में भी हम इसी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।